नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी प्यारे अभ्यर्थी जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम को भविष्य के समय में आप क्रैक करना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चों का इस सीरीज में स्वागत है। ये किसान एक्सप्रेस सीरीज, जिसमें आपको मिलने वाला है उत्तर प्रदेश का कंप्लीट जीके जीएस। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बिंदु ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो तो जो प्रश्न आए हुए हैं या आने वाले समय में जैसे हमारे एग्जाम्स लगे हुए हैं उनमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम आपके बीच में बहुत ही आसान शैली में हम आपके बीच प्रसारित करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जो भी टॉपिक आपके बीच पढ़ाएं वो आप तक पहुंचे, आप उनको याद कर पाओ, आप अपने पास संजो के रख पाओ। बाकी यूपीजी के पढ़ने के लिए तो तमाम किताबें मौजूद हैं। ठीक है, आप जिस यूनिवर्सिटी के कैंपस में अगर पढ़ते हो तो वहाँ लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, आप बुक स्टॉल पे बहुत सारी बुक्स हैं। परंतु हम आपको जो 1 घंटे आपसे ले रहे हैं उसके बदले में हम आपके दिमाग में कितना पिरो पा रहे हैं यूपीजी के, ये मैटर करता है। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि हम एक शिक्षक की भांति ना पढ़ाकर एक स्टूडेंट की भांति सोचते हैं कि यदि मैं यूपी स्पेशल का कोई पेपर देने जाऊं तो हमको कौन कौन से टॉपिक में पढ़ने में दिक्कत आएगी, हम कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा कवर करें ताकि हम एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बना पाएं। तो उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं और पूरा यूपी ट्रिपल एससी पेपर का पूरा विश्लेषण करना होता है ताकि आने वाले समय में आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम्स आप भविष्य में देना चाहोगे या जिसमें आपके फॉर्म पड़े हुए हैं, आपका सारा का सारा प्रश्न बैठ जाए। हम आपको थियरी पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से। तो हमारा आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के बांध एवं सिंचाई। जो उत्तर प्रदेश में बांध कहाँ कौन से नदी पर बने हैं, क्या विशेषताएं हैं, बांध होते क्या हैं, ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं, जिनको हम डैम कहते हैं। ठीक है, और सिंचाई उत्तर प्रदेश में किन किन सेक्टर में किन किन साधनों से होती है, कितना परसेंट एरिया सिंचित है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं टॉपिक की। सभी लोग एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे। पिछले शनिवार को क्लास नहीं हो पाई थी हमारी किसी कारणवश। ठीक है, अब कंटिन्यू क्लासेस हमारी चल रही हैं। बुधवार से लेकर के शनिवार तक आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। सप्ताह में 4 दिन आपको क्लासेस मिलेंगी। 2 दिन हम एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की क्लास कराते हैं। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं वो तो ये बातें जानते हैं, जो बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर के नहीं हैं और फिर भी यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं अपने अदर एग्जाम्स के लिए, तो वो हमारे चैनल पर आएँ और बुधवार से लेकर के शनिवार तक की क्लासेस को कंप्लीट करें। हम यही नहीं केवल यूपी स्पेशल को आपको कोर्स पूरा करा दें, हमारा उद्देश्य है कि आपको कितना आ रहा है ये हमारा मैटर करता है कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको सारे टॉपिक समझ में आने चाहिए। ठीक है, तब तो है 1 घंटा यहाँ देने का फायदा, अदरवाइज आपको क्या फिर पढ़ने से मतलब। एक बार ईमानदारी के साथ दिल खोल कर सेशन को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चा हमारे इस सेशन से जुड़ सके। एक बार मैं एक विशेष सूचना आपको बताता हूँ कि वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा एक बिग अनाउंसमेंट किया गया कल। जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम या एकेडमिक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी प्यारे बंधुओं के लिए वाईडी परिवार एक बैच लेकर के आया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच। आपको एप्लीकेशन पर बैच की सारी जानकारी उपलब्ध कर दी गई है, आप बैच के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के एप्लीकेशन पर। वो बैच मात्र और मात्र आपको 1999 रुपए में मिलेगा, जिसमें एक बैच की तैयारी करो और तमाम एग्जाम आप फाइट करो। कंप्लीट एग्रीकल्चर हम आपको उसमें वो भी बिना पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बिना पीपीटी, और बाइलिंगुअल बैच चलेगा। तो जो साथी एग्रीकल्चर से हों या जिनके आसपास के बच्चे एग्रीकल्चर से संबंधित हों, आप उन तक वो वीडियो जरूर शेयर करिएगा। उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बांध की बात करेंगे, डैम की बात करेंगे। बांध क्या होता है भाई साहब? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांध, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डैम। आप जानते होंगे डैम। ठीक है,
जब हम बांध की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है हमारे दिमाग में, क्या जहन में हमारे बात आती है कि सर बांध होता क्या है। तो नदी नाले वगैरह में पानी प्रवाहित हो रहा होता है, उस पानी में अवरोध, पानी के प्रवाह में अवरोध डाल दिया जाता है ताकि पानी को हम सीमित कर सके, एक सीमा में रोक सके पानी को। अब पानी को रोकते ही क्यों हैं हम, बहने दें भाई। नदी पर डैम बनाया जाता है, बांध कहाँ बनते हैं, नदियों पर बांध बनते हैं। कहाँ बनते हैं, नदियों पर बांध बनते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्यों बनाए जाते हैं, नदी के पानी को क्यों रोका जाता है। तो बांध क्या होते हैं, नदी या नालों पर बने अवरुद्ध जो मानव के उपयोग के लिए पानी के प्रवाह को सीमित करना, ठीक है, क्या होता है बांध। तो बांध हमेशा कहां पर बनाए जाते हैं, नदियों पर बनाए जाते हैं। बांध किस पर बनाए जाते हैं, नदियों पर। ध्यान देना, किस पर बनाए जाते हैं, नदियों पर बनाए जाते हैं। बांध हमेशा नदियों पर बनाए जाते हैं। बांध से झीलों एवं जलाशयों का निर्माण होता है, झीलों एवं जलाशयों का निर्माण होता है। झीलों एवं जलाशयों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, ठीक है, किससे होता है, बांध के द्वारा होता है। झीलों एवं जलाशयों का निर्माण बांध बनाने से होता है, बांध बनाने से होता है। अब झील और जलाशय कैसे बनते हैं, जब हम नदी पर कोई बांध बना लेंगे और उससे पानी रोक लेंगे तो बांध के पीछे साइड में जहां पानी रुका होता है वहां झील या जलाशय का निर्माण होता है। बांध हमारे लिए उपयोगी होते हैं, परंतु बांध हमारे लिए कहीं कभी कभी नुकसानदायक भी होते हैं। हम दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमने बताया बांध क्या होते हैं, सर नदियों पर बनाए जाते हैं, नालों पर बनाए जाते हैं। क्या होते हैं, पानी की प्रवाह को रोक लेते हैं। क्यों रोकते हैं सर, बांध बनाने के कारण क्या है, तो हम बात करते हैं क्या रीजन है बांध बनाने के। तो हमारी हेडिंग होगी बांध बनाने के कारण, बांध बनाने के कारण। तो बांध बनाने के कारण की जब हम बात करते हैं तो क्या ऐसे कारण रहे होंगे या क्या ऐसे कारण आते हैं जिनसे हम बांधों का निर्माण करते हैं। आखिर बांध क्यों जरूरी है हमारे लिए, हम क्यों बांध बनाते हैं। पानी बह रहा है बेचारा, बहने दो नदियों का पानी, क्यों रोक लेते हैं हम। ठीक है, हमारे बीच में जो हम पढ़ रहे हैं कि बांध बनाने के साहब कारण क्या होते हैं, तो हम पहला कारण देखते हैं। सबसे पहला, पन विद्युत उत्पादन के लिए, पन विद्युत उत्पादन के लिए, पन विद्युत उत्पादन हेतु हम किसका निर्माण करते हैं, बांध का निर्माण करते हैं। दूसरा, सिंचाई हेतु, हम सिंचाई हेतु किसका निर्माण करते हैं, बांध का निर्माण करते हैं। बाढ़ नियंत्रण हेतु, हम बाढ़ पर अगर काबू पाना चाहते हैं तो हम बांध बनाते हैं। अगर कोई नहर, कोई नदी है, अभी हम इसका उदाहरण भी देंगे, बाढ़ नियंत्रण हेतु हम बांध का निर्माण करते हैं। चौथा, मनोरंजन हेतु, जब कोई बांध बन जाता है तो हम लोग वहां टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, पानी ऊपर से गिरता है तो हमें अच्छा लगता है, हम वहां सेल्फी पॉइंट बना लेते हैं, फोटो खींचते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, घूमने जाते हैं, जैसे वनवसा बांध घूमने गए, टिहरी बांध घूमने गए। ठीक है, आप इस प्रकार से बांध का निर्माण क्यों किया जाता है, विद्युत उत्पादन हेतु। कृषि में सिंचाई के लिए पानी जलाशय बन जाता है, झील बन जाता है, या बांधों से नहर निकाली जाती हैं, उनसे हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण कैसे सर पा सकते हैं, सर कोसी नदी जिसको बिहार का हम शोक कहते हैं, क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, नेपाल से आती है, बिहार में बाढ़ का कारण बनाती है, उत्तरी बिहार पूरा डूब जाता है। कोसी नदी को बाढ़, मतलब कोसी नदी से जो बाढ़ आ रही थी उससे बचाने के लिए हम बांध बना दिए। ठीक है, हम बांध बना दिए हैं, हनुमान बांध। ठीक है, हनुमान बांध बना दिए, उससे क्या होगा कि हनुमान बांध बनने से उस नदी के प्रवाह दर जो थी पानी की वो रुक गई।
जो बाढ़ लाने की जो उसकी गति थी पानी की, वो हमने बांध बनाकर रोक लिया। अब बांध बनाने से फायदे क्या हुआ सर? वहां बिजली उत्पादन होने लगी, वहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो गया सर, वहां बाढ़ नियंत्रण हो रही थी, बाढ़ से भी नियंत्रण कर लिया हमने, फ्लड भी कंट्रोल कर लिया, और वो एक मनोरंजक का आकर्षक केंद्र भी बन गया, वहां लोग टहलने जाते हैं। अच्छा, बांध बनने से सर नुकसान क्या होता है? जिस क्षेत्र में बांध बनाया जाता है उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि अगर होती है तो वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि बांध बहुत ज्यादा एरिया में पानी जैसा जलाशय बना देता है, बहुत सारा पानी वहां पर जमा रहता है, तो वहां पर कृषि कार्य नहीं हो पाते हैं। तो हमने देखा बांध नदियों पर बनाए जाते हैं, झील एवं जलाशय का निर्माण बांध के द्वारा होता है। बांध बनाने के कारण कौन कौन से हैं ये आपके सामने है। अब हम बात करते हैं इंडिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इंडिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में बना हुआ है। इंडिया का सबसे ऊंचा बांध अगर हम बात करते हैं तो टिहरी बांध। इंडिया का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? महानदी उड़ीसा में बना हुआ है। अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा इंडिया का सबसे पुराना बांध कहां है? इंडिया का सबसे पुराना बांध कहां है? थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, वो कावेरी नदी पे बना है, कावेरी नदी पे बना है, ठीक है, जिसे दक्षिण भारत की सबसे स्वच्छ नदी के रूप में हम जानते हैं, कावेरी नदी पे बना हुआ है। अब आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि बांधों से संबंधित चर्चा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हम पढ़ते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर नोट कर लेंगे, यूपी का सबसे ऊंचा बांध, यूपी का सबसे ऊंचा बांध, हम यहां पर भारत के केस में नहीं देख रहे हैं, यूपी का सबसे ऊंचा बांध। तो यूपी का जो सबसे ऊंचा बांध है साहब कौन सा है? रामगंगा बांध। कौन सा है? रामगंगा बांध है यूपी का सबसे ऊंचा, रामगंगा बांध। कितनी ऊंचाई है? तो 128 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। 128 मीटर इस बांध की ऊंचाई है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। यहां तक हमने बस ओवरव्यू एक देखा बांध के बारे में कि बांध क्या है, बांध बनाने के कारण क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं यूपी के प्रमुख बांधों पर चर्चा करेंगे, फिर सिंचाई पर चर्चा करेंगे, फिर इनसे निकलने वाली नहरों पर भी हम चर्चा कर लेंगे। आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध में, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं यूपी के प्रमुख बांध। हमारी हेडिंग होगी यूपी के प्रमुख बांध। हम इंपॉर्टेंट ही लिखाएंगे, आपको बहुत ज्यादा गाथा नहीं इसमें लिखाएंगे। आप बस बांध में क्या क्या पूछा जाता है, कहां है, किस नदी पर है, बस। और एक दो बांध की ऐसी विशेषताएं हैं जो हम आपको बता देंगे, बस आप उतना याद रखोगे। बाकी आपसे ज्यादा इसमें डीप नहीं क्वेश्चन जाता है। फिर ये ध्यान रखना अगर डीप पहुंचा भी तो आपका सारा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। तो सबसे पहले बांध पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है रामगंगा बांध। कौन सा है? रामगंगा बांध। तो सबसे पहला जो बांध है वो है रामगंगा बांध। अभी हमने चर्चा किया था रामगंगा बांध के ऊपर। तो रामगंगा बांध से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो जरा ध्यान देंगे। रामगंगा जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो ध्यान देंगे रामगंगा नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? रामगंगा नदी, रामगंगा नदी पर ये बांध बना हुआ है। कहां है? तो ये धामपुर में पड़ता है। कहां है? धामपुर में पड़ता है। और धामपुर कौन से जिले में पड़ता है? धामपुर में एक कृषि कॉलेज भी है। धामपुर पड़ता है बिजनौर में, और बिजनौर से ही गंगा एंट्री करती है कहां? उत्तर प्रदेश में। यहीं से रामगंगा एंट्री करती है कहां? उत्तर प्रदेश में। तो हमने क्या देखा? रामगंगा नदी पर बना है, कहां है? धामपुर या बिजनौर में। यूपी का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, ये भी पॉइंट लिख लेना। यूपी का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, यूपी का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, ये एक पॉइंट हमने लिख दिया। बांध है,
ये पहला बांध के बारे में बात कर लिया। दूसरे बांध पर हम चर्चा करेंगे कि दूसरा कौन सा बांध है उत्तर प्रदेश का जो इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे बांध के ऊपर हम आएंगे और फोकस करेंगे, तो रिहंद बांध पर चर्चा करेंगे। तो दूसरा यूपी का जो बांध हम पढ़ाने जा रहे हैं वो हम बात करते हैं रिहंद बांध। ये सब इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम लिखते जाएं वैसे वैसे आप लिखते जाओगे और इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। रिहंद बांध की जब हम बात करते हैं तो कहां पर है ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? ये रिहंद नदी में साहब बना हुआ है, रिहंद नदी। और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि रिहंद नदी साहब किसकी सहायक नदी है। पढ़ा चुके हैं आपको, तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ये है कहाँ? तो पिपरी नाम का एक स्थान है और जो पड़ता है सोनभद्र जिले में। सोनभद्र वही जिला जहां सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। सोनभद्र वही जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो पिपरी नाम का स्थान जहां ये बांध बना हुआ है, ध्यान देंगे, यूपी का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, यूपी का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, दूसरा सबसे ऊंचा बांध, यूपी का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। कितना इसकी लंबाई है? तो 91 मीटर, मतलब 91 मीटर ऊंचा ये बांध है, जो कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? इस रिहंद बांध में एक झील का निर्माण किया गया है और उस झील के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये जो झील है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहां से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस बांध पर बनी है, ठीक है। तो आप कहां बनी है? तो सोनभद्र में बनी है। तो लिख लेना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि रिहंद बांध के पीछे बनाई गई है। तो ये कुछ रामगंगा बांध के बारे में देखे, रिहंद बांध के बारे में देखे। अब कुछ अन्य बांध हैं जिनके बारे में हम देखते हैं, सारे चीजों के चर्चाएं करते हैं कि कौन सी नदी पर बना है, कहां पर स्थित है। ये छोटी छोटी बातें जो है परीक्षा में हमसे पूछ ली जाती है और हम गलत करके आ जाते हैं। ये चीजें हमारी नहीं गलत होनी चाहिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो कि नीलेश सर वाकई में हमारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपका एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस क्लास के बीच ज्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके। आगे हम बात करते हैं कि कुछ अन्य बांध पर चर्चा करते हैं। जैसे हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे शारदा सागर बांध, शारदा सागर बांध। तो शारदा सागर बांध की अगर हम चर्चा करें तो शारदा सागर बांध किस नदी पे बना है? तो शारदा नदी पे बना है। कहां बना है? शारदा नदी पे बना है। शारदा नदी को ही हम क्या बोलते हैं? काली नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? काली नदी बोलते हैं। ये शारदा सागर बांध कहां बना हुआ है? पीलीभीत में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? पीलीभीत में बना हुआ है। पीलीभीत जिले में बना हुआ है। पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो एक राज्य और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। आपको बात समझ में आ गई? ये पीलीभीत में बना हुआ है। ध्यान देना, मिट्टी से बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा बांध, लिख लीजिएगा। मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित एशिया का सबसे बड़ा बांध, एशिया का सबसे बड़ा बांध।
एशिया का सबसे बड़ा बांध, ठीक है, कौन सा है आपका एशिया का सबसे बड़ा बांध? तो आप याद रखोगे शारदा सागर बांध, ठीक है। इस शारदा सागर बांध को आप लोग याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शारदा सागर बांध। ये शारदा सागर बांध के बारे में जान चुके, अब एक और बांध के हम चर्चा कर लेंगे, जैसे धनरौल बांध। धनरौल, तो धनरौल बांध जो है, धनरौल बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहाँ है, ये काली नदी पर है। धनरौल बांध की अगर हम बात करेंगे तो ये किस पर है, काली नदी पर है। और ये कहाँ स्थित है धनरौल बांध, तो अलीगढ़ जिले में है। अलीगढ़ वही जो जिसको ताला नगरी के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ जिले में ये बांध स्थित है। तो कहाँ बना हुआ है, काली नदी पर बना हुआ है। कौन से जिले में बना हुआ है, तो अलीगढ़ जिले में बना हुआ है। कौन सा, धनरौल बांध। अब एक है औंझर बांध, कौन सा है, औंझर बांध है। औंझर बांध के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो 5 नंबर पे हम बात करते हैं औंझर बांध। औंझर बांध, तो औंझर जो बांध है वो किस नदी पर है, तो औंझर नदी पर है। किस पर है, औंझर नदी पर है। और औंझर नदी पर ये बांध बना है, कौन से जिले में है, तो साहब ये चित्रकूट जिले में है। किस में है, चित्रकूट जिले में है। कहाँ है, चित्रकूट जिले में ये बांध बना हुआ है। तो इसको ध्यान देंगे, औंझर जो बांध है वो कहाँ है, चित्रकूट जिले में है, औंझर नदी पे बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक है परीक्षा बांध। कौन सा, परीक्षा बांध। तो 6 नंबर पे हम बात करते हैं परीक्षा बांध की। इसमें छा ऐसा वाला बनेगा, परीक्षा बांध। तो जो परीक्षा बांध है ये कहां पर है, किस नदी पर है, तो परीक्षा बांध बनाया गया है आपका बेतवा नदी पर। किस पर बना हुआ है, बेतवा नदी पर बना हुआ है परीक्षा बांध, बेतवा नदी। और ये कहां पड़ता है, ये झांसी जिला में पड़ता है। कहां पड़ता है, झांसी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो झांसी वाली रानी थी, कहाँ की रानी थी, झांसी की। तो यहां तक हमने बात किया परीक्षा बांध, बेतवा नदी कहां पर बना है, झांसी में बना हुआ है। हमने अभी तक 6 बांधों के ऊपर चर्चा कर ली है, बाकी और भी बांध हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आप फटाफट से इनको लिखते रहिएगा, इनसे बस यही आएगा कि कौन सी नदी पे है, कहाँ बांध स्थित है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कुछ और बांध के ऊपर चर्चा करेंगे। आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट में बदलते जाइए, सेशन को शेयर करते जाइए, एंजॉय करके पढ़ाई करिए। यूपी स्पेशल का जो डर है आपके दूर दूर तक नहीं आएगा, क्योंकि हमने ठाना है कि आपके बीच में जो व्याप्त डर है उसको दूर भगाना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे एक एक टॉपिक आपको सारा समझ में आएगा। अगला बांध के ऊपर हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है नागढ़ बांध। क्या नाम है, नागढ़ बांध। नागढ़ बांध के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो नागढ़ बांध जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो नागढ़ बांध जो है कर्मनासा नदी पर बना हुआ है। किस पर, कर्मनासा नदी पर बना हुआ है। कर्मनासा नदी, जो कर्म यहाँ पर नाश करती है, ये बिहार के अंदर जाती है बहती हुई। तो कर्मनासा नदी पर बना है, कहाँ है, चंदौली में। कहाँ है ये, चंदौली में ये बांध है। चंदौली जिले में ये बांध पड़ता है, ठीक है। कौन सा, आपका नागढ़ बांध पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर पे ओबरा बांध। कौन सा, ओबरा बांध है। ओबरा बांध के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ओबरा बांध से क्या क्या प्रश्न हमारे बीच में आ सकते हैं। तो ओबरा बांध कौन सी नदी पे है साहब, तो ओबरा बांध है आपका रिहंद नदी। ओबरा कोबरा मत लिख देना, रिहंद नदी, आपको पता चले ओबरा मतलब कोबरा। रिहंद नदी कहाँ है ये, तो ओबरा बांध जो है वो सोनभद्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सोनभद्र में पड़ता है, ध्यान देना, सोनभद्र में पड़ता है। तो ये कुछ बांधों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नागढ़ बांध, ओबरा बांध,
ये सारे बांध हम लोग धीरे धीरे से पढ़ रहे हैं। 9 नंबर पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं एक और बांध हम पढ़ते हैं, मेजा बांध जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजा बांध। मेजा बांध, एक मेजा बांध आपका राजस्थान में भी है, ध्यान देना, भीलवाड़ा में पड़ता है। राजस्थान भीलवाड़ा RJ06, जैसे आप लखीमपुर वाले UP 31 लगाते हो व्हीकल नंबर, ऐसे राजस्थान के भीलवाड़ा में RJ06। भीलवाड़ा एक ऐसा स्थान है, ठीक है, जहां से बागौर नाम के स्थान से पशु पालने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बागौर आप जब पढ़ोगे पुरा पाषाण काल वगैरह, मध्य पाषाण काल वगैरह, तब आपको वहां से पढ़ने को मिलेगा। एक MP और एक राजस्थान, राजस्थान का बागौर, MP का होशंगाबाद, दोनों क्या हैं? पशु पालने के साक्ष्य। तो मेजा बांध जो है ये कहाँ और किस नदी पर है? तो वेलन नदी पर है। और वेलन नदी साहब किसकी सहायक नदी है? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि वेलन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो वेलन नदी पर बना हुआ है और ये कहां पर पड़ता है? मिर्जापुर। मिर्जापुर के बारे में तो आप सब जानते होंगे। मिर्जापुर, मिर्जापुर तो सब जानते होंगे, सीरियल देखे होंगे मिर्जापुर वाला, ठीक है, मिर्जापुर वाला देखा होगा ना, मुन्ना वाला, तो ध्यान देंगे। मिर्जापुर ये भी किसका बना होता है? मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित, इसको ध्यान देना। ये भी क्या है? मिट्टी से निर्मित है और कहां है? मेजा में है। आगे हम बात करते हैं, एक है अर्जुन बांध। कौन सा है? अर्जुन बांध। तो 10 नंबर पे हम बात करते हैं अर्जुन बांध। अर्जुन बांध, अर्जुन बांध जो है इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये कौन सी नदी पे है? तो अर्जुन नदी पर है। किस पर है? अर्जुन नदी पर है, परंतु जिला कौन सा है? तो महोबा है। कौन सा है? महोबा है। महोबा और हमीरपुर के आसपास के किसान इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं, सिंचाई करते हैं। तो यहां पर हमने देखा नागड़ बांध, ओवरा बांध, मेजा बांध, अर्जुन बांध, ये सभी बांध कौन कौन सी नदियों पे हैं, कहां कहां स्थित हैं, ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इसको लिख करके आप बढ़िया तरीके से इसको रिवीजन मार देंगे 1-2 बार, फिर आपको इससे जुड़ी हुई तथ्य आपको कहीं नहीं पढ़ने को पड़ेगा। हर एक चीज हम आपको बता के जाएंगे। आप फटाफट से इनको लिख लीजिएगा और सेशन को शेयर करते रहिएगा। जितना ज्यादा मात्रा में आप शेयर करोगे उतनी ज्यादा बच्चे इस क्लास से जुड़ेंगे और उतना ज्यादा अच्छा तैयारी उनकी हो सकेगी। आपके जो भी भाई बंधु हों जो UPSSC की तैयारी करते हों, चाहे वो UPP की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो UPSI, चाहे UPSSC में जो भी वैकेंसीज आती हैं, या फिर आप UPPSC में RO या UPPCS की तैयारी कर रहे हो, वहां भी UP स्पेशल का बोलवाला है। तो हर बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जनवरी का माह चल रहा है, 8 जनवरी का दिन है, बड़ी कड़ाके की ठंडी है। यहाँ लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णा तहसील में तो गजब की ठंडी पड़ रही है। भोलेनाथ की नगरी छोटी काशी एकदम ठंड से पूरी तरीके से व्याप्त है। इस समय आप बाहर निकलोगे तो भयानक ठंडी हवा निकलती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कुछ अन्य बांध के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे 11 नंबर के बांध पर हम चर्चा करेंगे, पथरई बांध। पथरई बांध, तो पथरई बांध जो है वो कौन सी नदी पे बना है साहब? तो पथरई नदी पे बना है। किस पर बना है? पथरई नदी पर बना हुआ है। पथरई नदी पर बना हुआ है। कहां पड़ता है? तो कहीं कहीं ये ललितपुर मिलता है, कहीं कहीं झांसी मिलता है, परंतु सही क्या है? तो झांसी सही है। कहां है? झांसी है। तो ये पथरई बांध कहां है? पथरई नदी कहां स्थित है? झांसी में स्थित है। यहां तक हम लोगों ने देखा पथरई बांध तक, 11 नंबर के बांध तक। अब 12 नंबर पे हम चर्चा करेंगे। तो 12 नंबर के बांध पे हम देखेंगे माता टीला बांध। माता का टीला, माता टीला बांध। तो माता टीला बांध के बारे में जब हम बात करेंगे तो माता टीला जो बांध है कौन सी नदी पे बना हुआ है? बेतवा नदी पे बना हुआ है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? ध्यान देना, बेतवा यमुना की सहायक नदी है। हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। कहाँ ये बांध बना हुआ है? तो ललितपुर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ललितपुर।
कई लोग इसको झांसी में लिखा देते हैं आपको कि माता टीला जो बांध है वो झांसी जिला में है, परंतु ये ललितपुर में है। ध्यान देना, माता टीला कहाँ है? ललितपुर में है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक है रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध, ध्यान देना, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है, नाम से झांसी मत लगा देना, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है ये कौन सी नदी पर बना है? बेतवा नदी पर बना है। किस पर बना है? बेतवा नदी पर बना है, बेतवा नदी। ध्यान देना, किस पर बना है? बेतवा नदी पर बना है। कहाँ है? ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में है। इसकी खास बात क्या है साहब? इसका पुराना नाम, इसकी खास बात है क्या है? इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम राजघाट। तो इसको राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। राजघाट बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हमने अभी तक उत्तर प्रदेश में जो भी इंपॉर्टेंट बांध हैं, डैम हैं, जिनके बारे में हमको जानना चाहिए था, हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब एक डैम हम ऐसा पढ़ते हैं, एक डैम के बारे में ऐसी जानकारी लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो डैम क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आप इसको फटाफट से लिख लीजिएगा, फिर हम आगे की ओर चर्चा करेंगे, अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ेंगे और उस बांध के बारे में जानेंगे। हालांकि वो यूपी में नहीं है, परंतु हम पढ़ेंगे उस बांध को, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आया हुआ है यूपी स्पेशल में, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा डैम है। तो हम बात करते हैं उस डैम की जो 14 नंबर पे हम उसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है। किस पर मेंशन कर लेंगे? 14 नंबर पे। कौन सा है? वाण सागर। वाण सागर डैम या बांध। तो बाण सागर जो बांध है, इससे क्वेश्चन क्या आएगा? ये सबसे पहली बात तो सोन नदी पर है। किस पर है? सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी पर ये है कहां? ये शहडोल जिला पड़ता है मध्य प्रदेश का। तो शहडोल कहां है? एमपी में है। ये एमपी में बाण सागर बांध बनाया गया है। कहां? एमपी में। ध्यान देना, ये जो बाण सागर है ये एमपी ही नहीं, बल्कि इसमें जो मेन पॉइंट है, ध्यान देना, यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड, ठीक है, झारखंड, ये चारों राज्यों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता है। जिसमें से यूपी के कुछ जिले हैं, यूपी के कुछ जिले हैं जिनको ये पानी उपलब्ध कराता है। जैसे अगर हम बात करें तो यूपी का मिर्जापुर, यूपी का मिर्जापुर है जिसको पानी मिलता है। प्रयागराज है जिसको इस बांध से पानी मिलता है। चंदौली है जिसको इस बांध से पानी मिलता है, और बनारस है जिसको इस बांध से पानी मिलता है। तो ध्यान देंगे, बनारस, चंदौली, प्रयागराज, मिर्जापुर, इन जिलों को इस बांध से पानी मिलता है। और ये बांध उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, झारखंड की एक संयुक्त बांध परियोजना है जी। ये 4 राज्यों को पानी प्रोवाइड कराता है, जल प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है? सिंचाई होती है। अब हमने उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न डैम, जो डिफरेंट टाइप के जो बांध हैं, उन पर हम लोगों ने काबू पा लिया, पढ़ लिया। 14 ऐसे हमने बांध आपको बताए जो उत्तर प्रदेश के केस में इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की ओर, मूव करते हैं हम लोग। सिंचाई के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का केस क्या है, ठीक है। आप फटाफट से इसको नोट करिएगा, फिर हम सिंचाई के बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जब हम बात करते हैं, इरिगेशन की जब हम बात करते हैं, सिंचाई, इरिगेशन की हम जब बात करते हैं तो इरिगेशन होता क्या है? सबसे पहले तो ये हम जानते हैं। तो इरिगेशन क्या होता है? पौधों को उनकी बढ़वार के लिए जो कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर वेटर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। लिखिएगा, पौधों को या पादपों को
पादपों को उनकी बढ़वार के लिए, पादपों को उनकी वानस्पतिक बढ़वार के लिए, पौधों को उनके वानस्पतिक बढ़वार के लिए, या हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि पौधों को उनकी बढ़वार के लिए, ठीक है, पौधों को उनकी बढ़वार के लिए, पौधों को उनकी बढ़वार के लिए कृत्रिम ढंग से दिया गया पानी, कृत्रिम ढंग से दिया गया पानी सिंचाई कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि पौधों की सिंचाई क्यों करते हैं, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे मान लो हम खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं और उत्पादन मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सही करते हैं। हमने पौधा लगा दिया और पूरी तरीके से मानसून पर डिपेंड हो गए। इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पर है, इसलिए भारत की कृषि को मानसूनों का जुआ कहते हैं, गैम्बल ऑफ मानसून बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर को। तो हम फसलें लगा दिए और मानसून के भरोसे छोड़ दिए। मान लो ऐसा कुछ कभी आ गया कि बारिश की मात्रा कम हो गई, तो हमें पौधों को जिंदा रखने के लिए, उनकी उपज को अच्छा बनाने के लिए, या जब तक मानसून नहीं आते हैं तब तक हम पौधों को जिंदा बनाए रखेंगे। मानसून कब आता है, 1 जून को केरल में एंट्री करता है, उससे पहले जो फसलें बोई गई हैं उनको कैसे जिंदा रखेंगे, हम पानी देंगे कृत्रिम ढंग से, उसको हम क्या कहेंगे, सिंचाई। तो सिंचाई जब भी हम करते हैं उसके विभिन्न साधन होते हैं, जैसे सिंचाई के साधन भी होते हैं जिनसे हम सिंचाई करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट लिखेंगे हम सिंचाई के साधन। तो सिंचाई जब भी हम करेंगे, ध्यान देना, तो सिंचाई के साधन पर हम चर्चा करेंगे, सोर्स ऑफ इरिगेशन, कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। भाई जब भी हम कभी कृषि करते हैं तो कृषि में पानी देते हैं फसलों को, कहीं ना कहीं से तो पानी लाते होंगे। तो सिंचाई के साधन में हम बात करेंगे नलकूप की, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल बोलते हैं। दूसरा हम नहरें, नहर बोलते हैं, जिनको कैनाल बोलते हैं। अब कई बच्चे सर कहेंगे नदियों से भी सिंचाई होती, क्या नदी से सिंचाई डायरेक्ट कर लोगे अपने खेत में, गंगा नदी से डायरेक्ट पानी ले आओगे, नहीं, नदियों से नहरें निकाली जाती हैं, नहरों से हम सिंचाई करते हैं। तो नहरें लिख लिए, समझ लो नदियां आ गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तालाब, जिनको हम पोंड कहते हैं। तालाबों का शहर हमारा कौन सा है, भोपाल, जहां सबसे अच्छे गोलगप्पे भी मिलते हैं, तालाबों का शहर भी माना जाता है। तालाब हो गया, कुआं हो गए, जिनको हम वेल कहते हैं, झील हो गई, झील हो गई जिनसे सिंचाई की जाती है, जिनको हम लेक कहते हैं, झीलों का शहर उदयपुर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंचाई के साधन देखते हैं, नलकूप से सिंचाई करते हैं, नहरों से सिंचाई करते हैं, तालाबों से सिंचाई करते हैं, कुआं से सिंचाई करते हैं, झील से सिंचाई करते हैं। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ये सिंचाई जो हम कर रहे हैं, सिंचाई के साधन नलकूप, नहर, तालाब, कुआं, झील, ये हमारे पास सोर्स हैं। इन सोर्स पर हम क्या करेंगे, इनसे पानी निकालेंगे और अपनी फसलों को देंगे। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कुछ डेटाबेस चर्चा करेंगे, जहां से आपके पेपर में प्रश्न आ जाएगा। आप यहां तक लिख लिए हैं ना, आगे हम बढ़ते हैं कुछ डेटा की ओर, आपके जानकारी आपको देते हैं कि क्या क्या डेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली हम बात करते हैं, तो देखते हैं, सबसे पहला डेटा लिखते हैं, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल। पहला पॉइंट, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल। पूरे भारत की हम बात करते हैं, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की अगर बात आएगी तो वो किसके पास है, भारत के पास है। पूरे विश्व में 100% सिंचित क्षेत्रफल की बात आएगी तो मिस्र के पास है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में, तो किसके पास है,
भारत के पास, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल भारत में है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे 100% सिंचित क्षेत्रफल, 100% सिंचित क्षेत्रफल किसके पास है? 100% सिंचित क्षेत्रफल तो किसके पास है? मिस्र या इजिप्ट के पास है। किसके पास है? मिस्र या इजिप्ट, दोनों में से एक लिखा मिल जाएगा। नील नदी के वजह से मिस्र या इजिप्ट में जो भी एरिया है 100% इरिगेटेड है। अब आप यहां पर कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा कि सर आपने लिखा दिया कि सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित तो भारत में है, परंतु 100% सिंचित क्षेत्रफल तो मिस्र का है। तो हम बताते हैं, भारत के पास है 100 हेक्टेयर मान लो जमीन, जिसमें से 50 हेक्टेयर सिंचित है, और मिस्र के पास मान लो 5 हेक्टेयर जमीन है और 5 हेक्टेयर सिंचित है। तो टोटल एरिया तो इंडिया का ही ज्यादा हुआ, परसेंटेज वाइज मिस्र का ज्यादा हो गया। ठीक है, आगे लिखते हैं भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, ये कहां का मामला है? कौन सा राज्य है ऐसा जो भारत के अंदर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल को धारण किए बैठा हुआ है? तो अपना कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की बात आएगी तो कहां है? उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करेंगे भारत में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल, भारत में प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल ये किसके पास है? तो चर्चा करते हैं। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल ओवरऑल की बात करते हैं तो यूपी है, और प्रतिशत वाइज सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है? तो पंजाब के पास है। किसके पास है? पंजाब के पास है प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल। यहां तक हमने बात कर लिया कि भारत में प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास है? पंजाब के पास है। अब हम बात करते हैं, कुछ और डेटा पे बात कर लेते हैं। यूपी के शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल का, यूपी के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 86% भाग, 86% भाग सिंचित है। कितना है? सिंचित है। तो अब हम बात कर लेते हैं, मान लो ये यूपी है हमारा, मान लो ये यूपी है, और इस यूपी में ये पूरा एरिया क्या है? इरिगेटेड है। मान लो यूपी है हमारा, ये इसका पूरा एरिया क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। मान लो ये एरिया है यूपी का, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है पूरा यूपी का। क्या है? ये यूपी है, और इस यूपी में ये जो एरिया है ये क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। ये क्या है? शुद्ध बोया हुआ क्षेत्रफल, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र जो है किसका? यूपी का। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है यूपी का ये। अब इसमें से 86% जो क्षेत्र है वो क्या है? वो सिंचित है। कितना? 86% जो क्षेत्र है वो क्या है? सिंचित है। आप देखिएगा तो ये 86% जो एरिया है वो कैसा है? सिंचित है। ठीक है, ये 86% जो एरिया है आपका वो कैसा है? सिंचित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये जो 86% एरिया जो है आपका वो सिंचित है, और 14% एरिया है वो सिंचित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसका जो 86% एरिया है वो क्या है? सिंचित है। 86% जो क्षेत्र है वो क्या है? सिंचित है। तो यूपी का जो 86% क्षेत्र है किसका? शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 86% भाग किसका है? सिंचित है। तो अब हम बात करते हैं यूपी में सिंचाई। यूपी में सिंचाई सबसे ज्यादा किससे की जाती है? तो यूपी में सिंचाई की जब बात आती है साहब, तो सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है नलकूप से। किससे सिंचाई की जाती है?
नलकूप से सिंचाई की जाती है, फिर किससे की जाती है, नहर से की जाती है, उसके बाद किससे की जाती है, तालाब से की जाती है, और तालाब के बाद किससे की जाती है, कुआं से किया जाता है, और कुआं के बाद किससे किया जाता है, तो झील से किया जाता है। यूपी में सबसे कम जो सिंचाई है वो झील से किया जाता है। ये बात समझ में आ गई। लगभग लगभग 73% जो यूपी में सिंचाई है वो नलकूप से होती है, 18% के करीब जो सिंचाई होती है वो नहरों से होती है, और कुआं, तालाब, झील, इनसे जो सिंचाई होती है वो 9% के आसपास होती है। तो कुल मिला के जो यूपी में सिंचाई होती है, मान लो अगर यूपी में 100% सिंचाई का पानी उपलब्ध है, जिसमें से 73% पानी हम कहाँ से लाएंगे, नलकूपों से लाएंगे, 18% पानी हम कहाँ से सिंचाई करेंगे, नहरों से करेंगे, और बाकी जो 9% बचा वो हम तालाब, कुआं, झील इत्यादि स्रोत से हम क्या करेंगे, सिंचाई कर लेंगे। ये डेटाबेस बातें हैं कि यूपी के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का कितना परसेंट भाग सिंचित है, तो 86% भाग सिंचित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, नलकूप से कितना परसेंट होती है, 73, नहरों से दूसरे नंबर पे कितना, 18, बाकी तालाब, कुआं, झील से कितना होता है, 9% होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। जैसे अगला पॉइंट लिखते हैं, यूपी में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, यूपी में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, यूपी में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, यूपी में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कहां है, पश्चिमी यूपी में है। कहां है, पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां है, पश्चिमी यूपी में है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, यूपी में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, या यूपी में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, तो यूपी में नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कहां देखने को मिलती है, पश्चिमी यूपी में मिलती है। कहां मिलती है, पश्चिमी यूपी में मिलती है, पश्चिमी यूपी। तो यूपी में अगर नहरों द्वारा सिंचाई की हम बात करेंगे तो वेस्टर्न यूपी, इसीलिए कृषि के क्षेत्र में पश्चिमी यूपी ज्यादा आर्थिक समृद्ध है तुलना में मध्य और पूर्वी यूपी की अपेक्षा। ठीक है, आप देखेंगे कभी भी तो पश्चिमी यूपी कृषि के क्षेत्र में ज्यादा समृद्ध आपको दिखेगी। किसी दिन मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि क्या कारण है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया ज्यादा समृद्ध है एग्रीकल्चर के सेक्टर में बाकी तुलना में। ठीक है, आपको विधिवत वहां पर समझा देंगे हम इस बात को। तो हमने देखा यूपी में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां है, पश्चिमी यूपी में है। यूपी में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, पश्चिमी यूपी में होती है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, जो हमने ये पॉइंट बताए हैं आप इनको फटाफट से मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और आगे हम चर्चा करने वाले हैं कुछ अन्य बिंदु पर। जैसे हम बात करते हैं नलकूप की, तो नलकूप से कहां सिंचाई की जाती है, यूपी के मैदानी भागों में सर्वाधिक सिंचाई, यूपी के मैदानी भागों में, यूपी के मैदानी भागों में, मैदानी भागों में सिंचाई। तो नलकूप की अगर हम बात करते हैं तो यूपी के मैदानी भागों में सिंचाई की जाती है। फर्स्ट नलकूप यूपी में कब बना, फर्स्ट नलकूप अगर हम बात करते हैं यूपी में कब बना तो 1930 में, 1930 में। कहां बना फर्स्ट नलकूप, मेरठ में बना। कहां बना, मेरठ में बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नलकूप के जन्मदाता। नलकूप के जन्मदाता कौन है, तो नलकूप का जन्मदाता की अगर हम बात करते हैं तो विलियम स्टेम है। कौन है, विलियम स्टेम है, जिन्हें हम नलकूप का जन्मदाता मानते हैं। इस पॉइंट को आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। दो नलकूपों के बीच की दूरी, दो नलकूपों के बीच की दूरी, दो नलकूपों के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल पास पास दो नलकूप नहीं लगा सकते। बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए,
60 से लेकर के आपका 180 मीटर, 60 से लेकर के 180 मीटर की दूरी पर, जैसे मान लो आपका जो 2 नलकूप आपको लगाना है, आपका पड़ोसी लगाया हुआ है, आपको भी लगाना है, तो बीच में इतनी दूरी मेंटेन कर लो ताकि जो है पानी बढ़िया मात्रा में नलकूप उठा ले। तो नलकूप, 2 नलकूपों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं? 60 से 180 मीटर रखते हैं। हम नलकूप कितने प्रकार के प्रयोग करते हैं? तो नलकूप हमारे यहाँ 2 प्रकार के मुख्यतः प्रयोग होते हैं, एक जालीदार, एक कैविटी। एक जालीदार नलकूप हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन सा? जालीदार नलकूप। और एक कैविटी। आप देखते होंगे एक कैविटी है और एक जालीदार कैविटी नलकूप। जब देखते होंगे बोरिंग करते हैं, ठीक है, बोरिंग करते हैं तो नीचे कुछ पाइप में छेद कर करके जाली लगा के डालते हैं, कुछ पाइप डायरेक्ट ऐसे डाल दी जाती है। तो जाली वाला जालीदार नलकूप, डायरेक्ट जो पाइप डालती है कैविटी। कैविटी पानी तो बहुत ज्यादा देती है परंतु इसके सक्सेस होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर ये सक्सेस हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिर ये खराब हो जाता है। तो हमने देखा नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? मैदानी भागों में। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? पश्चिमी यूपी में। अब हम बात करते हैं नहरों की सर्वाधिक लंबाई। नहरों की सर्वाधिक लंबाई, नहरों की सर्वाधिक लंबाई कहां देखने को मिलती है? तो नहरों की सर्वाधिक लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो देखने को मिलती है रायबरेली में। कहां देखने को मिलती है? रायबरेली में नहरों की सर्वाधिक लंबाई आपको देखने को मिलती है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। तो यूपी में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपको कहां देखने को मिलेगी? तो यूपी में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो यूपी में सर्वाधिक तालाबों द्वारा जो सिंचाई मिलती है देखने को, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, यूपी में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई का एरिया आपको देखने को मिलेगा। यहां तक हम बात कर लिए। कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो ध्यान देंगे, कुआं जो होते हैं, कुआं, वेल्स, जो कुआं होते हैं, पाताल तोड़ कुएं कहाँ बनाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में। तो कुआं द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कहाँ होती है? कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, तो कुआं द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो तराई क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है? तराई क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? तराई क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो आज का जो लेक्चर था हमारा वो बांध एवं सिंचाई पर आधारित था। ठीक है, तो हमने बांध पढ़े यूपी के, सिंचाई के बारे में हमने यूपी के बारे में देखा। अब आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें हम और भी कुछ जोड़ने वाले थे कि प्रदेश से होकर जाने वाली या प्रदेश में बहने वाली नहरें जिनके बारे में हम वर्णन करने वाले थे, परंतु उन नहरों का वर्णन कल की क्लास में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। एक क्लास में फिर बहुत ज़्यादा डेटा वाली बात हो जाएगी, आपका दिमाग भी बाउंस कर जाएगा। तो जितना खाना है उतना पचा लेना है, ये अपने को कॉन्सेप्ट में रखना है, ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास बांध और सिंचाई पर आधारित थी। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बोरिंग लगती है, परंतु इसको हमने बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाने का एक तरीका अपनाया ताकि आप लोगों को ये बोरिंग ना लगे, क्योंकि इस क्लास को पढ़ाने के लिए टीचर भी परेशान रहते हैं, बोर हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। परंतु हमने एक ऐसा पैटर्न फॉलो किया कि इसको छोटा छोटा करके हम आपको पढ़ा दिए, या अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा डेटा था, वो डेटा कोई काम का नहीं है, हमने सारा स्किप कर दिया। और जो इम्पोर्टेंट जो मलाई जो आपके लिए थी वो हमने आपको दे दी। नलकूप के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी, आप ध्यान देंगे, सबसे पहला नलकूप मेरठ में बना था, ये भी याद रखेंगे, यूपी में। ठीक है, नलकूप के जन्मदाता विलियम स्टेम को माना जाता है। तो आज की क्लास अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में और आगे की चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो जो बच्चे एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, शताब्दी बैच से अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो वो हमारे एप्लीकेशन पे जाएं, यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ डेमो क्लासेस देखिएगा
अगर आप भी कंटेंट के अभाव में अभी भी परेशान हो तो देर किस बात की, आइएगा और बैच ज्वाइन करिए, शताब्दी बैच, और करें तैयारी। अभी आपके पास इतना समय है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अभी भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे, क्योंकि वो समय अनमोल है, अगर निकल गया तो फिर निकल गया, आपकी तैयारी फिर डग्गा मार ही रह जाएगी। आप अगर हिंदी भाषी छात्र हो और आपको कंटेंट का अभाव है तो आप वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी पे पधारिएगा, आपका यहाँ पर स्वागत है, आपको भरपूर कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नई क्लास, एक नई ऊर्जा के साथ। सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आज आपको कंप्यूटर का भी डेमो मिल चुका होगा, काफ़ी लोग देख भी चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। सॉरी, कंप्यूटर की आज आपको डेमो क्लास मिलेगी, आप लोग इंतजार करेंगे। रात में आपको कंप्यूटर क्लास का डेमो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, 9 बजे आपको, 9:30 बजे, 9:30 पर कंप्यूटर की क्लास आपको अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग इंतजार करेंगे कंप्यूटर की क्लास का। ठीक है, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक बार नई एनर्जी के साथ।